गुड मॉर्निंग। आज के टॉपिक में हम लोग देख रहे हैं मौलिक अधिकार को। और मौलिक अधिकार भारत के संविधान में भाग 3 में जो प्रदत्त है आपका 6 अधिकार आपके दिए गए हैं मौलिक अधिकार में, जबकि जो आपका मूल संविधान था उसमें 1950 के संविधान में कुल 7 अधिकार थे, जिसमें कि एक अधिकार को निश्चित कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया 44वें संशोधन से, और अभी हमारे 6 मौलिक अधिकार हैं। इन 6 मौलिक अधिकारों को भाग 3 में रखा गया है। प्रश्न ये है हमारा कि मौलिक अधिकार हम कहें किसे, ओके? और हमारे मौलिक अधिकार में से कौन कौन से ऐसे अधिकार हैं जो हमारे नागरिकों को प्राप्त हैं, कौन कौन से ऐसे अधिकार हैं जो भारत की भूमि पर समस्त लोगों को, चाहे वो हमारा नागरिक है या वह भारत का नागरिक नहीं है, सभी को समान रूप से प्राप्त होंगे। तो इन चीज़ों को हम इस संदर्भ में पूरे के पूरे इस मौलिक अधिकार, सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर परीक्षा की दृष्टि से, उसे हम देखना शुरू करते हैं। ओके, तो सबसे पहले हमने कहा कि भारत के संविधान में भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक में मौलिक अधिकार रखे गए हैं। ओके, और हमने कहा कि वर्तमान में हमारे 6 मौलिक अधिकार हैं, जिन्हें कि हम समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक शिक्षा, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, और संवैधानिक उपचार का अधिकार कहते हैं। ओके, देखिए, समता के अधिकार को अनुच्छेद 14 से 18 तक रखा गया, स्वतंत्रता के अधिकार को 19 से 22 तक, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24 अनुच्छेद तक, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार यह 25 से लेकर 28 तक है, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार जो है ये 29 और 30 में है, संवैधानिक उपचार का अधिकार 32 में है। ओके, हमने कहा 1950 के मूल संविधान में इस जगह एक अधिकार आपका था, वह था संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 31, और यह निरसित हो गया, यानी कि इसे मौलिक अधिकार के लिस्ट से बाहर, इस भाग 3 से बाहर कर दिया गया है। ओके, तो इस तरीके से वर्तमान में हमारे ये अधिकार हैं। अब प्रश्न ये उठता है बाबू कि अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक मौलिक अधिकार के चैप्टर हैं, ये अध्याय है भाग 3, और हम अधिकारों की शुरुआत 14 से करते हैं। 32 में हमने अंतिम अधिकार की चर्चा कर दी, तो 33, 34, 35 में क्या है, 12 में क्या है, 13 में क्या है? क्लियर? तो सबसे पहले आप यह देखें कि मौलिक अधिकार राज्य के विरुद्ध एक प्रत्याभूति है, गारंटी है, संविधान द्वारा प्रदत्त एक गारंटी है, जिसे आप न्यायालय से लागू करवा सकते हैं। तात्पर्य क्या है कि अगर किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकार का हनन होता है तो न्यायालय की शरण में जाएगा और न्यायालय से अपने मौलिक अधिकार को बहाल करवा लेगा। तो आप इस संपूर्ण अध्याय में देखते होंगे कि राज्य ऐसा नहीं करेगा, राज्य ऐसा नहीं करेगा। तो राज्य का अर्थ क्या हुआ? ये अनुच्छेद 12, ये जो राज्य की परिभाषा में कौन आ रहा है, राज्य का अर्थ क्या है, वो अनुच्छेद 12 से स्पष्ट होता है। और अनुच्छेद 13 जो है आपका, अनुच्छेद 13 ये कहता है कि मौलिक अधिकार को हमने कहा कि ये एक प्रकार की गारंटी है। ओके, संविधान प्रदत्त गारंटी
जिसके हनन की अवस्था में आप न्यायालय की शरण में जाएंगे। लेकिन अगर विधायिका विधि बनाकर आपके मौलिक अधिकार का को न्यून कर दे, कम कर दे, हटा दे, छीन ले, तब क्या कीजिएगा? तो इसके लिए अनुच्छेद 13 यही कहता था कि किसी भी प्रकार से विधि बनाकर मौलिक अधिकार को न्यून या समाप्त नहीं किया जा सकता है। क्लियर? तो 12 में राज्य की परिभाषा आ गई, राज्य में कौन कौन शामिल हैं, राज्य के अर्थ में क्या आता है, और दूसरा यह कि 13 में कि किसी भी विधायी प्रक्रिया से मौलिक अधिकार को न्यून या समाप्त नहीं किया जा सकता है। क्लियर? अब आइए इसके आलोक में हम 33, 34, 35 की जो चर्चा कर रहे थे, 33, 34, 35 ये मौलिक अधिकार की मर्यादाएं हैं। कहने का मतलब यह कि कहाँ मौलिक अधिकार न्यून होगा। जैसे कि एक उस पर मैं आऊँ उसके पहले एक छोटा सा केवल एक वानगी दे दूँ। जैसे कि आपका ये है डिफेंस है। डिफेंस में मौलिक अधिकार पर मर्यादाएं लगाई जा सकती हैं। वे क्षेत्र जहाँ पर कि मार्शल लॉ लागू किया गया, सैनिक शासन लागू किया गया है, उन क्षेत्रों में यह संभव है कि मौलिक अधिकार पर मर्यादाएं आरोपित कर दी जाएं। तात्पर्य यह कि आपके मौलिक अधिकार उस प्रकार से आप उसकी प्रत्याभूति का दावा नहीं कर पाएंगे। ओके, तो हमने कहा कि 12, 13 ये इधर हुए और 33 से 35 तक उधर हुए। बाकी जो आपके आर्टिकल्स हैं, इन आर्टिकल्स में आपको जो चीज़ें दी गई हैं, मैं ये जो 31 है इसे हटा रहा हूँ क्योंकि यह निश्चित हो चुका है। ओके, समाप्त हो चुका है। तो इनमें से जो हमारे 6 अधिकार हैं, इसमें सबसे पहले मैं आऊँ समता के अधिकार पर। और ये समता के अधिकार में जो बातें कही गई हैं उसमें आप देखिएगा कि 14 जो है वो क्या कहता है? 14 कहता है विधि के समक्ष समता, विधिक समता। ठीक है, 14। 15 क्या कहता है? तो वो कहता है सामाजिक समता, आप उसे कहें 15। 16 कहता है राज्य के अधीन नियोजन, यानी कि सरकारी नौकरी, इसमें है समता। क्लियर? 17 जो है वह क्या कहता है? तो वो कहता है अस्पृश्यता का अंत। तात्पर्य अनटचएबिलिटी, छुआछूत पर रोक। और लास्ट इस सेक्शन का वो कहता है उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत यह 18 में है। एक एक करके हम देखेंगे। हमने विधिक समता की जो बात कही, यह कहता है कि विधि के समान संरक्षण, किसी भी व्यक्ति को विधि के समान संरक्षण और विधि के समक्ष समता के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है। क्लियर? यानी कि इसमें 2 चीजें आई। 14 को अगर मैं देखना चाहूं तो 14 यह कहता है कि इसके 2 पहलू हैं। एक है विधि का समान संरक्षण और दूसरा कहता है विधि के समक्ष समता। तात्पर्य यह है कि कोई भी व्यक्ति अपने व्यक्तिगत स्थिति को लेकर, अपने पोजीशन को लेकर किसी विशेष विधिक संरक्षण का दावा नहीं करेगा। ओके? और दूसरा यह कहता है किसी भी व्यक्ति को किसी भी कारण से विधि के संरक्षण से डिबार नहीं किया जाएगा। क्लियर? आप इसे थोड़ा सा देखें। एबी डाइसी की थ्योरी में आपके जेपीएससी के सिलेबस में यह आपका विधि का शासन, रूल ऑफ लॉ, अलग से एक टॉपिक दिया है। क्लियर? तो रूल ऑफ लॉ के साथ इसे आप जोड़ कर देखें। रूल ऑफ लॉ ये डाइसी ने दिया था इंग्लैंड के संबंध में। तो एबी डाइसी की जो थ्योरी थी रूल ऑफ लॉ की, वो कहती है कि इंग्लैंड का शासन स्थापित कानून से चलता है, किसी की मर्जी से नहीं।
दूसरी बात उसने कही, विधि के शासन का दूसरा पहलू जो उसने उठाया कि कोई भी व्यक्ति चाहे उसका अपना स्टेटस कुछ भी हो, लोक सेवक हो, सामान्य नागरिक हो, सिपाही हो, जो भी हो, वह व्यक्ति विधि की के समक्ष बराबर है, यानी कि उन्हें विधि के समक्ष उनकी आइडेंटिटी इक्वल होगी। ओके। तीसरी बात जो वो कहता है कि किसी व्यक्ति को तब तक दंडित नहीं किया जा सकता है जब तक कि उसका दंड, उसका अपराध सामान्य न्यायालय, ये वर्ड गौर करेंगे, न्यायालय में सामान्य विधि के अनुसार साबित ना हो गया हो। क्लियर? किसी भी व्यक्ति को तब तक दंडित नहीं किया जा सकता है जब तक कि उसका अपराध किसी सामान्य न्यायालय में सामान्य कानून के अधीन साबित ना हो गया हो। डाइसी साहब ने इंग्लैंड के संदर्भ में कहा। और कोई भी व्यक्ति, चाहे वह राजा हो, सिपाही हो, सामान्य नागरिक हो, वह विधि के सामने समान है और समान विधि से शासित है। क्लियर? ओके। इन चीज़ों को जब हम आर्टिकल 14 में लाकर देखते हैं तो हम ये कहते हैं कि विधि का समान संरक्षण, कोई भी व्यक्ति विशेष संरक्षण का दावा अपने पोजीशन के कारण नहीं करेगा। कोई भी व्यक्ति, किसी भी व्यक्ति को विधि के समान संरक्षण से डिबार नहीं किया जाएगा। ठीक है। मैं आपको बताऊं, नरसिम्हा जी, लखू भाई पाठक के केस में उन पर आरोप लगे थे। ओके। तिहाड़ जेल सज रहा था कि मे बी कोर्ट उन्हें कस्टडी में भेज दे। अभी हाल में कई राज्यों के मुख्यमंत्री, दिल्ली के मुख्यमंत्री, झारखंड के मुख्यमंत्री, इन लोगों को, ये कन्विक्टेड पर्सन नहीं है, 3 शब्द होता है बाबू। एक होता है एक्यूज्ड, आरोपी, एक होता है दूसरा शब्द, उसे हम क्या कहते हैं, एक्यूटेड, दोष मुक्त, तीसरा कन्विक्टेड, दोष सिद्ध। तो ये सभी आरोपी हैं जिनकी बात हमने मुख्यमंत्रियों की बात कही, ये सभी आरोपी हैं। लेकिन जैसे एक अन्य सामान्य नागरिक के साथ होता है कि वह निरुद्ध हो जाएगा, उसे कस्टडी हो जाएगी, ठीक वही बातें आई। ठीक है। इसका श्रेष्ठ एग्जाम्पल बताऊं, भारत की प्रधानमंत्री रहते हुए इंदिरा गांधी थी। इंदिरा गांधी के ऊपर इलाहाबाद हाई कोर्ट में ये जो मुकदमा चला था, रायबरेली केस, उसमें उन्हें कन्विक्शन हो गया था, उन्हें सजा हो गई थी। प्रधानमंत्री होने के कारण किसी विशेष ये संरक्षण का दावा नहीं किया जा सकता है, तात्पर्य है। और किसी भी व्यक्ति को विधि के संरक्षण से डिबार भी नहीं किया जा सकता है। क्लियर? तो ए.बी. डाइसी की जो थ्योरी है ना, उसे पूरी तरह हमारा आर्टिकल 14 जो है वह स्थापित कर देता है। क्लियर? आर्टिकल 15 जो था वो कह रहा था सामाजिक समता। देखिए, आर्टिकल सामाजिक समता, हमने अभी अनुच्छेद 12 की बात की थी ना। अनुच्छेद 15 के कई खंड हैं। इसका पहला खंड ये कहता है, पहला खंड यानी 15(1) जो है वो कहता है राज्य नागरिकों के बीच, आप गौर करें, इस दो शब्द में ही दो मुख्य बातें आई कि यह केवल भारत के नागरिकों के लिए है। नागरिकों के बीच विभेद नहीं करेगा, व्यक्तियों के बीच नहीं कहा गया। कौन नहीं करेगा? राज्य। राज्य का मतलब हमने कहा अनुच्छेद 12 में जो कहा गया है, राज्य का मतलब केंद्र सरकार, राज्य सरकार, उसके कोई अधिकरण, उसका कोई प्राधिकरण, अथॉरिटी जो है वह अथॉरिटी। ओके। यह नागरिकों के बीच विभेद नहीं करेगा, नहीं करेगा। किन आधारों पर? तो कहा जाति, वंश, धर्म, जन्म स्थान, लिंग, इसके आधार पर।
जाति, वंश, धर्म, जन्मस्थान और लिंग, इसके आधार पर नागरिकों के बीच किसी प्रकार का विभेद कौन नहीं करेगा? राज्य। ओके, कहने का मतलब कि आप अगर किसी एक सामान्य व्यक्ति, अगर कोई एक नागरिक किसी दूसरे नागरिक के साथ विभेद कर दे तो वो बातें कही गई हैं 15(2) में, ठीक है, जिसमें यह कहा गया कि सार्वजनिक कुओं, जलाशयों, होटलों, पार्कों आदि में किसी भी व्यक्ति को जाने आने उपयोग करने पर इन आधारों पे नहीं रोका जा सकता है, जाति, धर्म, वंश, जन्मस्थान आदि के आधार पर। वहां क्या था? सार्वजनिक चीजों, सार्वजनिक रेस्तरां, ठीक है, कुएं, पार्क आदि। यानी कि अगर आपकी निजी मिल्कियत है तो आप किसी को भी रोक सकते हैं, लेकिन अगर सार्वजनिक मिल्कियत है तो उसमें किसी भी व्यक्ति को इन आधारों पे इस्तेमाल से नहीं रोका जा सकता है। ओके, तो 15(1) और 15(2) के बीच अंतर क्या है कि इसने आपको जो मौलिक अधिकार की गारंटी दी, राज्य की अति के विरुद्ध, ओके, और 15(2) ने किसके विरुद्ध दी? प्राइवेट व्यक्ति। प्राइवेट व्यक्ति मतलब राज्य को छोड़कर अन्य कोई भी व्यक्ति, व्यक्ति निजी स्तर पर जो होता है, ठीक है, तो कोई भी व्यक्ति ऐसा व्यवहार नहीं कर सकता है इनके आधार पर। ये जो हमने बातें लिखी, क्लियर? दोनों के बीच का बेसिक डिफरेंस ये है। प्रत्याभूति है, पहले में प्रत्याभूति राज्य के विरुद्ध है, दूसरे में नागरिकों के कार्यों के विरुद्ध या उनके क्रियाकलापों के विरुद्ध यह प्रत्याभूति दी गई है। और अनुच्छेद 15(3) जो है वह कहता है, 15(3) ये कहता है कि महिला और बच्चों के लिए राज्य विशेष उपबंध कर सकता है। ओके, महिलाओं और बच्चों के लिए कौन करेगा? राज्य कर सकता है, ठीक है। और तब 15(4) जो है ये कहता है ST SC, अब मैं उसमें OBC भी जोड़ लूं, के लिए राज्य विशेष उपबंध कर सकता है। क्लियर? तो सीधे सीधे मैं कहूं आरक्षण। आरक्षण जो है, देखिए, शैक्षणिक संस्थाओं में आरक्षण 15(4), अन्य जितने भी हैं विकास योजनाओं में, शैक्षणिक में, या जो अन्य चीज़ें होती हैं एडमिशन वगैरह, इन सबों में ये 15(4) है। लेकिन जैसे ही नौकरी में आरक्षण की बात कहूँ तो हमने कहा था कि राज्य के अधीन नियोजन जो है वो अनुच्छेद 16 का मामला है, तो वो इसमें नहीं आएगा। इसमें जो आएगा ये शैक्षिक संस्थानों में आरक्षण। तो अब मैं एक चीज़ कहना चाहूँ कि 15(4) कहता है कि ST सीधे सीधे उसे विशेष उपबंध वगैरह छोड़ दीजिए, एकदम सिंपल समझिए पहले एक शब्द में कि क्या ST SC OBC आरक्षण जायज़ है? क्योंकि आरक्षण का यहाँ पर जो आधार बनाया गया वो कालेकर कमेटी वगैरह बनी थी, उन सबों ने क्लोज्ड कास्ट, क्लोज्ड क्लास, ये सारी बातें जो आई, इसमें यही निकला कि जातियाँ जो हैं उन्हें हम एक वर्ग के रूप में पहचान दे रहे हैं और उसे हम आरक्षण दे रहे हैं। तो क्या ये इसका उल्लंघन नहीं है 15(1) का, जहाँ कहता है कि राज्य धर्म, जाति, वंश, लिंग, जन्मस्थान के आधार पर विभेद नहीं करेगा? तो उसका उल्लंघन था या नहीं था? क्लियर? तो सारे आरक्षण जो हैं उल्लंघन है। मैं कहूँगा आप लोग किताबों में एक बार फिर से इस पंक्ति को पढ़ें। 15(1) में क्या कहता है? 15(1) में कहता है, 15(2) में कहता है, राज्य सिर्फ, नॉट ओनली द, सिर्फ इसके आधार पर विभेद नहीं करेगा। अगर विभेद का आधार कोई दूसरा है तो फिर ऐसा विभेद
जायज हो जाएगा। समझ रहे हैं? तो यहां पर ये कि आरक्षण जो किया गया, यहां पे आधार शैक्षिक पिछड़ापन, आर्थिक पिछड़ापन, सामाजिक पिछड़ापन है, न कि जाति। क्लियर? तो जातिगत आरक्षण होगा। ओके। दूसरी चीज मैंने ये कहा कि महिलाओं के लिए विशेष उपबंध। आपने देखा होगा कि अनुच्छेद 376 में आपके लॉयर अगर साबित कर भी दें कि ये मतलब रेप केस से जुड़ा हुआ है, आईपीसी की धारा है, अगर इसमें कोई आपका लॉयर ये साबित कर दें कोर्ट में कि वह स्त्री ही दुष्प्रेरक थी, दुष्प्रेरक हो सकती है ना, पुरुष भी गलत हो सकते हैं, स्त्री भी हो सकती है, स्त्री दुष्प्रेरक थी, लेकिन स्त्री को दंडित नहीं किया जाएगा, दंडित नहीं किया जाएगा। क्यों? क्योंकि स्त्रियों की, जो पुरुष प्रधान समाज हमारा है उसमें स्त्रियों की स्थिति नीचे मानी गई है, और इसलिए उन्हें ऐसा संरक्षण दिया गया कि ऐसे जार कर्म वाले जो मुकदमे होते हैं उसमें पुरुष दंडित हो सकते हैं, महिलाएं नहीं। क्लियर? तो ये विशेष संरक्षण उन्हें दिया गया है महिलाओं को। एसटी, एससी, ओबीसी के लिए आरक्षण जो है ये विशेष संरक्षण है। हाँ, कहाँ नहीं होगा? धर्म के आधार पर। एक संपूर्ण धार्मिक समूह को देना विधिक रूप से, संवैधानिक रूप से सही नहीं हो सकता है। जैसे कि आपको कहूँ कि जातियों का ये जो आपका ओबीसी का जो है यह हिंदुओं में भी मिलता है, हिंदू जातियों को भी मिलता है, मुस्लिम जातियां हैं उन्हें मिलता है, ठीक है। लेकिन अगर हम ये कहें कि संपूर्ण हिंदू समाज को, संपूर्ण मुस्लिम समाज को या संपूर्ण सिख समाज को, तो नहीं होगा ये, ठीक है। सिखों में वही प्रचलित हैं जो हिंदू समुदाय में प्रचलित है, दोनों ही समुदायों में समान रूप से प्रचलित है। तो एनीवे, तो मैं ये कहूँ कि ये 15(4) और 15(3) इसलिए जस्टिफाइड है क्योंकि यहाँ पर आधार ये नहीं है, आधार कुछ और है, सामाजिक पिछड़ापन, आर्थिक पिछड़ापन, समाज में उनकी थोड़ी नीची स्थिति, स्टेटस, ठीक है। इसलिए हम इसे पढ़ते हैं तो हम कहते हैं राज्य सिर्फ इनके आधार पर विभेद नहीं करेगा, तात्पर्य यह कि विभेद के दूसरे आधार हैं तो फिर वो जायज हो जाएगा। क्लियर? मैं समझता हूं कि इसे आप लोगों ने पूरी तरह समझ लिया होगा। नेक्स्ट क्लास 16th एंड सो ऑन। क्लियर?